नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं एसपी राठौर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अरिहंत में। किसी भी परीक्षा के लिए आप जानते ही हैं कि करंट अफेयर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की पहली क्लास है और इस क्लास में मैं आपको करंट अफेयर से जुड़े हुए उन टॉपिक्स के बारे में बात करूँगा जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो आज देश भर की, दुनिया भर की जितनी भी खबरें हैं वो देखेंगे और उनसे क्या जुड़े हुए तथ्य हैं आपके जीके के, उनके विषय में भी थोड़ी बातें करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा महसूस करेंगे, अपनी परीक्षा के लिए उपयोगी महसूस करेंगे और इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देख लेते हैं आज की हमारी पहली जो करंट अफेयर्स की घटना है वो क्या है और उसके बारे में क्या तथ्य हमारे सामने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है जो आज की है कि लोकसभा में एक बिल पास हुआ है और वो बिल पास हुआ है सिनेमैटोग्राफी विधेयक। लोकसभा में सिनेमैटोग्राफी विधेयक पारित हुआ है। कौन सा विधेयक है? ये सिनेमैटोग्राफी विधेयक है जो कि लोकसभा में इस समय पास किया गया है। ठीक है, तो लोकसभा में सिनेमैटोग्राफी विधेयक पारित कर दिया गया है। अब इस विधेयक के बारे में कुछ बातें हैं। सिनेमैटोग्राफी विधेयक होता क्या है? सिनेमैटोग्राफी से मतलब है जो फिल्म और जितने भी किस्म के टीवी टेलीविजन को लेकर के जितनी भी बातें हैं, जो भी प्रामाणिक सामग्री बनाई जाती है उसको प्रमाण पत्र देने, उसकी जो पायरेसी होती है, आपने अक्सर देखा होगा कोई फिल्म लॉन्च हुई, उससे कोई फिल्म रिलीज होती है और रिलीज होने के बाद ही देखते हैं कुछ दिन बाद ही उसकी पायरेटेड कॉपीज मार्केट में आ जाती हैं, जिससे फिल्म उद्योग को बड़ा नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कानून पारित किया है। लेकिन ये कानून संशोधन कानून है। ये क्या है? ये संशोधन कानून है। ये कैसा कानून है? ये एक संशोधन कानून है जो कि 1953 के सिनेमैटोग्राफी विधेयक में किया गया है। सिनेमैटोग्राफी विधेयक में किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य सीधा उद्देश्य अगर हम देखें तो फिल्मों की पायरेसी पर रोक लगाना है। जो पहला उद्देश्य है वो है इसकी पायरेसी पर रोक लगाना, यानी कि जो सिनेमैटोग्राफी है उसकी पायरेसी को रोकना है, यानी कि फिल्मों की जो पायरेटेड कॉपीज बन जाती हैं, यानी नकली कॉपी बन जाती हैं और मार्केट में बिकती हैं, उनको रोकना है। अब इसमें आपने देखा होगा एक भारतीय फिल्म केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, यानी कि जिसे आप कई बार सेंसर बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो बोर्ड है, उसने किया है एक नया, उसमें एक कानून ऐड किया है इसके द्वारा कि अब जो आयु आधारित प्रमाणन में सुधार किया गया है। आयु आधारित प्रमाणन में क्या कर दिया गया है? सुधार कर दिया गया है। एक तो ये कर दिया गया है, दूसरा विभिन्न प्लेटफॉर्म और सामग्री के वर्गीकरण में एक रूपता लाना है, यानी कि अलग अलग लेवल, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो OTT हो, टेलीविजन हो और चाहे वो आपका थिएटर हो, सिनेमा हॉल हो, इन सब लेकर के अब एक रूपता लाने का प्रयास किया गया है इस विधेयक के माध्यम से। दूसरी बात करते हैं, एक और बात इसकी। अब इस विधेयक में और क्या है? इस विधेयक में कहा गया है, इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है, देखो कि जो पायरेसी है अगर उसका आप उल्लंघन करते हैं, अगर आप पायरेसी आपराधिक उल्लंघन घोषित किया गया है। पायरेसी यानी आप कोई पायरेटेड कॉपी बनाते हैं किसी फिल्म की, किसी वेब सीरीज की या किसी भी टीवी सीरियल की, तो उसको अब क्या कर दिया गया है? वो आपराधिक होगी। वो पायरेसी क्या होगी? अब आपराधिक हो जाएगी। पायरेसी को आपराधिक घोषित कर दिया गया है। आपराधिक घोषित करने के साथ ही इसमें कहा गया है कि इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। कितने साल तक की? 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही यह भी बताया गया है कि अगर आप पायरेसी करते हुए पाए जाते हैं तो यह भी संभव है कि जो फिल्म बनाने या उस प्रोग्राम को बनाने में जो लागत आई है उस लागत का 5% तक क्या करना होगा? जुर्माना देना होगा। और यह भी कहा गया है, हो सकता है कि ये दोनों ही आपको देने पड़े। तो पायरेसी पर बहुत बड़ा अंकुश लगाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक, अब आपको बता दें ये लोकसभा ने पारित कर दिया है, अभी ये राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था। पहले इसे राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। पहले इसे राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। 27 जुलाई को इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया था और अब इसे लोकसभा ने भी पारित कर दिया है। अब आप जानते ही होंगे कि अगर आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उस पर फाइनली राष्ट्रपति के साइन होते हैं और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद ही ये गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होता है, जो नोटिफाई करता है कि अब वह एक कानून के रूप में मान्यता, यानी राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते ही उसको कानून का दर्जा मिल जाता है। और जैसे ही वो गैजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होता है तो उसमें तिथि वगैरह सब चीज दी होती है, जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये कानून कब से लागू हुआ है।
तो समझ गए आप, मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना है कि सबसे पहली बात है कि जो आपका सिनेमेटोग्राफी विधेयक था वो कब बना था, 1953 में बना था, और इसमें संशोधन किया गया है, ये 2023 का संशोधन कर दिया गया है। इसमें आप देखेंगे जो केंद्रीय, जो आज से आप सेंसर बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बात है। तो ये बात भी याद रखनी है और ये बातें भी याद रखनी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी खबर की ओर चलते हैं, और दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है, खबर है हमारी, जो न्यूज़ है, वो एक सबसे बड़ी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाराष्ट्र का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पुरस्कार मिला है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? आप देख ही सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ये लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये ट्रस्ट कहां पर है? ये पूना में है, और ये पूना में ही दिया गया है। ठीक है, ये कहां दिया गया है? पूना में। तिलक की 103वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 103वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पूना अपने दौरे पर गए और उनको ये पुरस्कार वहां प्रदान किया गया। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? सवाल पूछा जाएगा तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। ये पुरस्कार कब दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष 1 अगस्त को। कब दिया जाता है? प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। ठीक है ना। अब आपको एक और बात बता दूं कि ये 1 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है। सबसे बड़ी बात ये भी है ना, मन में सवाल आता है कि भाई ये 1 अगस्त को ही क्यों दिया जा रहा है। तो 1 अगस्त को देने का कारण है कि 1 अगस्त 1920 की बात है, जब क्या हुआ है? बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, इसी तिथि को हुई थी, और इसी कारण से ये पुरस्कार उनकी याद में शुरू किया गया है। और ये पुरस्कार 1983 से दिया जा रहा है। अगर आपसे कोई ये पूछे पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था, तो ये पुरस्कार 1983 से दिया जा रहा है, यानी 1983 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये भी बातें आपके हिस्ट्री, जैसा कि मैंने कल करंट अफेयर्स की आपके जो तैयारी के विषय में बताया था, उसमें ये भी बताया था कि हमें अपने टॉपिक्स को, करंट अफेयर्स को जीके के टॉपिक्स के साथ रिलेट करते हुए चलना है। तो याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। 1920 में 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी, क्योंकि 1 अगस्त 1920 के साथ में आप लोग याद रखेंगे, इसी तारीख को असहयोग आंदोलन, कौन सा? असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के प्रारंभ के दिन ही क्या हो गया था? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहा जाता है, इसलिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार इसका नाम रखा गया है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। प्रधानमंत्री ने, अगर सवाल देखिए परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा को प्राप्त लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार में प्राप्त धनराशि किसको समर्पित कर दी है, किसको दान कर दी है। देखिए, ये पुरस्कार तो देश की जनता को उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है, देश की जनता को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक भारत की 140 करोड़ जनता को समर्पित करता हूं ये पुरस्कार। दूसरा, जो नगद राशि प्राप्त हुई थी, जो पैसा मिला था इस पुरस्कार के साथ, वो उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम को दान कर दिया है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना है कि ये पुरस्कार राशि किसको दी गई है। समझ गए होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हिस्टोरिकली अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कहे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कहा जाता है। महाराष्ट्र का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र का बेताज बादशाह कहा जाता है। इनका जो 1916 में इन्होंने होम रूल आंदोलन जो शुरू किया था, स्वराज आंदोलन, उसके लिए बहुत जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं उसके लिए। स्वराज आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनके 2 समाचार पत्र हैं जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, मराठा और केसरी। उनके विषय में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक, अगली जो हमारी खबर है उस पर चलते हैं। वो है आपका तीसरी जो हमारी खबर है वो है बिन्नी बंसल को लेकर के
किसको लेकर है? ये बिन्नी बंसल को लेकर है। अब ये बिन्नी बंसल कौन है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए बिन्नी बंसल ने क्या किया है, बिन्नी बंसल ने फ्लिपकार्ट से बाहर हो गए हैं, ये फ्लिपकार्ट से निकल गए हैं। ये आपके जो बिन्नी बंसल हैं ये क्या हो गए हैं, फ्लिपकार्ट से ये निकल गए, इन्होंने फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया है। छोड़ा नहीं है, पैसे लेकर के छोड़ा है इन्होंने। तो बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक रहे हैं। बिन्नी बंसल कौन है? फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं बिन्नी बंसल, और इन्होंने फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है। बेचा भी किसको है? जो वॉलमार्ट कंपनी है उसको बेचा है। और फ्लिपकार्ट के दूसरे सह संस्थापक सचिन बंसल जो कि आपके थे। देखिए हुआ क्या है, यहां पर एक व्यक्ति हैं बिन्नी बंसल, और बिन्नी बंसल के साथ एक व्यक्ति हैं सचिन बंसल, ठीक है ना? कौन है? सचिन बंसल। इन दोनों ने मिलकर के 2007 में क्या किया था? फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी इन दोनों ने मिलकर के, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के फ्लिपकार्ट की शुरुआत की थी 2007 में। और बात करें वॉलमार्ट की, अब इसको देखिए 80% हिस्सेदारी किसके पास पहुंच गई है? हिस्सेदारी अब वॉलमार्ट के पास है। इसके पास है? वॉलमार्ट के पास है। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है ये, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी में शामिल है ये, ठीक है ना? दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, जो कि आपके अमेरिकन कंपनी है एक, ठीक है ना? अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट ने इसमें 80% हिस्सेदारी खरीद ली है। बिन्नी बंसल ने भी अपनी हिस्सेदारी बेच दी है वॉलमार्ट को। अब वॉलमार्ट जो है इसकी फ्लिपकार्ट की 80% शेयर धारक हो गई है, ठीक है ना? तो इसके दो संस्थापक हो गए, बिन्नी बंसल और सचिन बंसल। इन्होंने 2007 में कंपनी शुरू की थी। अब इस कंपनी को खरीद लिया है किसने? वॉलमार्ट ने। बिन्नी बंसल इससे अलग हो गए हैं। इससे पहले 2018 में ही आप देखेंगे, 2018 में सचिन बंसल इससे अलग हो गए थे, और अब बिन्नी बंसल इससे अलग हो गए हैं, ठीक है। तो अगली घटना की बात करते हैं, अगले टॉपिक देखते हैं भाई। अगली खबर क्या है हमारे काम की? अगली एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से जुड़ी हुई बात हमारे सामने आती है। वो बात क्या है? वो आपकी बात है कि चीन ने क्या किया है कंबोडिया में? चीन ने कंबोडिया में रीम नेवल बेस तैयार किया है। चीन ने क्या किया है? कंबोडिया में रीम नेवल बेस तैयार किया है। चीन ने क्या किया है? कंबोडिया एक देश है आपका, कहां पर है ये? आपके ये थाईलैंड, आपने देखा हो ये थाईलैंड है, थाईलैंड के बाद ये वियतनाम है, और वियतनाम के पास में ही यहाँ पर आपका एक छोटा सा देश है कंबोडिया, जिसे प्राचीन काल में कंपूचिया कहा जाता था। कंबोडिया के अंकोर वाट में ही दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हमारे चोल साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था कभी। तो चीन ने इसी कंबोडिया में रीम नेवल बेस तैयार कर लिया है। और हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि ये भारत के अंडमान निकोबार से महज 1200 किलोमीटर दूर है। भारत का ये अंडमान निकोबार है, यहाँ है आपका ये अंडमान निकोबार। भारत का अंडमान निकोबार से इसकी जो डिस्टेंस है वो केवल 1200 किलोमीटर ही है। भारत के बहुत करीब चाइना पहुंच गया है यहाँ पर, यानी कि अब वो हमें लगातार जो घेरने की नीति पर काम कर रहा था, उस नीति के तहत उसने अब कंबोडिया को भी अपने साथ मिला लिया है। अब कंबोडिया उसके साथ आ गया है। हालांकि ये जो रीम नेवल बेस था ये कभी अमेरिका के पास हुआ करता था, जिसे बाद में अमेरिका ने कंबोडिया को सौंप दिया उसको। और कंबोडिया को सौंपने के बाद अब कंबोडिया ने, अब ये भी एक बड़ी इत्तेफाक की बात है कि क्यों सौंप दिया है, तो कंबोडिया को चाइना बहुत सारा अरबों डॉलर का लोन दे रहा है, और उसी लोन के एवज में उसने रीम नेवल बेस को अपने अधिकार में ले लिया, और अब उसको एक नेवल बेस के रूप में स्थापित कर दिया है। नेवल बेस के रूप में स्थापित कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भाई ये बताइए कि रीम नेवल बेस है कहां पर? रीम नेवल बेस कंबोडिया में है। इसे किसने एक नेवल बेस के रूप में तैयार किया है? तो इसे चाइना ने अपने नेवल बेस के रूप में तैयार किया है, ठीक है। इससे भारत पर इंपैक्ट यह है कि यह अंडमान निकोबार के बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, यानी भारत के बहुत नजदीक है। तो अगली महत्वपूर्ण घटना देखते हैं क्या है। देखिए अगली महत्वपूर्ण घटना है, एक संस्था है ISLRTC। क्या है ये? ISLRTC, ठीक है। ISLRTC और NIOS दोनों ने मिलकर के NIOS दोनों ने मिलकर के NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पता होगा कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च की है। अब इसके माध्यम से भारत में शिक्षा का प्रसार होगा। तो ISLRTC जो है और NIOS क्या है? NIOS है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, और ISLRT है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल है ये। तो ये जो है यानी कि साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा को लेकर के काम करती है। ये किससे संबंधित है? ये सांकेतिक भाषा,
ये सांकेतिक भाषा से संबंधित है। और सांकेतिक भाषा संस्थान और NIOS दोनों ने मिल अपने एक दूसरे को एक मेमोरेंडम साइन किया है, अपने एक दूसरे के साथ आए हैं और इसी के साथ इन्होंने क्या किया है, एक सांकेतिक भाषा के बाधिर बच्चों, बाधिर शिक्षा में क्रांति लाने के लिए एकजुट हुए, यानी बाधिर शिक्षा के प्रसार के लिए। अभी तक ये काम सांकेतिक भाषा केंद्र करता था, लेकिन अब इसके साथ NIOS जुड़ गया है, दोनों ने अपने आप को शामिल कर लिया है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बाधिर बच्चे होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करने का सही और सरल तरीका निकाल लिया है। ठीक है, ISLRTC ने 29 जुलाई 2023 को ITPO प्रगति मैदान में, अब ये देखिए ITPO जो अभी प्रगति मैदान में पुस्तक मेला वगैरह आप लोग सुनते होंगे वो हुआ, और यहाँ पर NEP 2020 समारोह हुआ और उसमें तीसरे वर्ष में और दूसरा अखिल भारतीय शिक्षा संगम हुआ। विशेषज्ञता के संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों के सह विकास के लिए NIOS के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ये आपका कहाँ पर है, ये आपका दिल्ली में है, याद रखेंगे ये भी दिल्ली में है, और आपका ISLRTC यानी सांकेतिक भाषा संस्थान वो भी आपका दिल्ली में है, दोनों ही दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। तो आपको याद रखना है किन दोनों। अब सवाल कैसे पूछा जाता है इसको लेकर के कई बार मन में आता है कि सर ऐसे तो पढ़ लिया हमने, सवाल कैसे पूछा जाता है, तो पूछा जा सकता है कि भारतीय जो सांकेतिक भाषा केंद्र है उसने किस संस्था के साथ मिलकर बाधिर बच्चों में के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का प्रयत्न किया है, तो वो या समझौता किया है, तो वो है आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ISLRTC स्थापित कहाँ पर है या कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है, या NIOS कहाँ पर है, तो वो भी नई दिल्ली में है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब एक और महत्वपूर्ण खबर आई है और वो है जो आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी की है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो 31 जुलाई 2023 की एक तारीख है, ये 31 जुलाई 2023 तक ITR फाइल करने की, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख थी। और इस अंतिम तारीख तक, अगर इस अंतिम तारीख तक बात करें तो रिकॉर्ड स्तर पर भारत में अब तक का रिकॉर्ड स्तर है कि ITR फाइल करने का। ITR फाइल हुए हैं 6.77 करोड़, इतने ज्यादा ITR अब तक का रिकॉर्ड है। अब आप कहेंगे कि ये क्या, इसमें कितनी महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले UPPCS में सवाल पूछा जा चुका है कि एक तारीख दी गई थी, उस तारीख को पूछा गया था कि इस तारीख तक जनधन योजना में कितने खाते खुल गए, तो वो सवाल है। और ये तो एक रिकॉर्ड है कि ITR अब तक भारत में इतने ITR कभी भी फाइल नहीं किए गए। ये पिछले साल के ITR से भी 16.1% ज़्यादा है ITR फाइल किए गए हैं, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं, और ये अपने आप में अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन ये भी बहुत आप समझिए कि कैसी बात है कि भारत में 140 करोड़ जनता है, लोग रहते हैं, और 140 करोड़ में से केवल 6.77 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, ITR फाइल करते हैं। हालांकि सब लोग तो उनमें 140 करोड़ में नहीं कमा रहे हैं, उनको ITR फाइल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये परसेंटेज अपने आप में बहुत कम है। ITR फाइल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इनकम टैक्स देना ही देना है। ITR फाइल करने का मतलब होता है, इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब होता है कि आपको अपने इनकम के सोर्सेज और अपने खर्चों के बारे में सरकार को बताना होता है कि आपकी इनकम कहां से हो रही है, कितनी हो रही है, और आपके खर्चे क्या क्या हो रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी देना ही ITR कहलाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे सब लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना होता है, क्योंकि 3 लाख तक की आय पर शून्य इनकम टैक्स सरकार ने घोषित किया है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में। इससे ऊपर के हमारे जो इससे ऊपर 3 से 6 लाख का स्लैब है उसमें 5% टैक्स देना होता है सिर्फ। समझ गए मेरी बात को आप? तो ITR का मतलब ये नहीं है कि आपको इनकम टैक्स देना है, बस अपनी इनकम के सोर्स की जानकारी सरकार को देनी होती है और अपने खर्चों के विषय में बताना होता है सरकार को। और 3 लाख तक की आय पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं दिया जाता है आप, लेकिन ITR भर सकते हैं और ITR भरना चाहिए। और ये रिकॉर्ड हुआ है कि 6.77 करोड़ ITR फाइल हुए हैं 31 जुलाई 2023 तक, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। अगली बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली खबर ये है कि हमारे शहीद वीर पुरुषों और महिलाओं के सम्मान के लिए, इसके लिए शहीद हुए जो वीर पुरुष हैं और महिलाएं हैं उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। क्या शुरू किया गया है? मेरी माटी मेरा देश, मेरी माटी
मेरा देश अभियान प्रधानमंत्री के द्वारा मेरा देश अभियान एक शुरू किया गया है और ये अभियान शुरू करने वाले व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री आपके, और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान की खास बात ये होगी, आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी को लेकर के अभी हाल में 15 अगस्त आने वाला है, तो ये अभियान वही तक उसके परिप्रेक्ष्य में भी शुरू किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस अभियान के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनाने के लिए अमृत वाटिकाओं की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? अमृत वाटिकाओं की स्थापना की गई है नई दिल्ली में। और अमृत वाटिकाएं कहाँ स्थापित की गई हैं? अमृत वाटिका नई दिल्ली में स्थापित की गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भी चलाया जाएगा, उसका भव्य प्रतीक बनेगी अमृत वाटिका। ठीक है, अब इस अभियान के तहत एक और चीज होगी, वो है अमृत कलश यात्रा। इस अभियान के तहत एक और चीज क्या होने वाली है? अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। क्या निकाला जाएगा? अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। और अमृत कलश यात्रा 7500 कलशों में मिट्टी लेकर के, यानी मिट्टी लेकर के देश के कोने कोने से मिट्टी लेकर के आया जाएगा, उसमें ये अभियान चलाया गया है। तो क्या चलाया गया है? मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया है। किसके लिए चलाया गया है? देश के जो शहीद वीर और पुरुष वीर जो हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों के सम्मान के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसके अंतर्गत आता है, जिसके लिए अमृत वाटिकाओं की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। इस अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 7500 कलशों में मिट्टी लेकर के लोग आएंगे। उम्मीद करता हूं ऐसी ही जानकारी आपके एग्जाम्स के लिए अच्छी होगी। अब एक देखिए, एक और चीज आती है कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में दगड़ू सेठ मंदिर, एक दगड़ू सेठ मंदिर है, दगड़ू सेठ मंदिर हलवाई मंदिर है, ये दगड़ू सेठ हलवाई का मंदिर है, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई मंदिर। इस मंदिर में पूजा अर्चना की। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे ही तो कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही तो कोई काम नहीं करते हैं। तो जब ये कोई काम करते हैं तो जाहिर बात है वहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो यहां से भी क्या सवाल पूछा जा सकता है? पहली बात तो ये कि ये मंदिर है कहां पर, दगड़ू सेठ मंदिर है कहां पर, ठीक है। तो दगड़ू सेठ मंदिर है पूना में। कहां पर है ये? पूना में है। पूना यानी कि ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? पूना महाराष्ट्र में है। अब ये किस भगवान को समर्पित मंदिर है? तो भगवान श्री गणेश को समर्पित मंदिर है। किसका मंदिर है ये? भगवान श्री गणेश का मंदिर है ये, भगवान श्री गणेश का मंदिर है ये दगड़ू सेठ मंदिर। ठीक, दूसरी बात, इस मंदिर में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहते हुए पूजा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। मैंने कहा ना, मोदी जी ऐसे ही कोई काम नहीं करते, पूजा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। क्या हैं? पहले प्रधानमंत्री हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री रहते हुए इस मंदिर में पूजा करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। और ये दगड़ू सेठ मंदिर पूना महाराष्ट्र में है, भगवान श्री गणेश को समर्पित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी होगी यहाँ पर। हालांकि इससे पहले भी कई देश के पूर्व राष्ट्रपति, आरएसएस प्रमुख और बहुत प्रधानमंत्री भी यहाँ की पूजा अर्चना कर चुके हैं, लेकिन वो पद पर रहते हुए उन्होंने नहीं की। पद पर रहते हुए मोदी जी पहली बार गए हैं। ठीक, इसलिए ये सवाल यहाँ पर मैंने रखा, ये जानकारी आप लोगों के लिए रखी कि आप लोग इस जानकारी को अपने पास रिकॉर्ड कर सकें कि इससे आपको क्या होगा, इससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आप जान पाएंगे कि परीक्षा में और कैसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, कई आप लोग देखते होंगे मंदिरों को लेकर के कई सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपके काम के हैं, करंट अफेयर्स के वो सवाल जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। उन सवालों को हम लोग बात करते हैं। देखिए कौन कौन से सवाल हैं वो। देखिए एक सवाल है आप लोगों के सामने, आप लोग इसका उत्तर कमेंट में भी दे सकते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? एक सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है। आप लोग इसको देख सकते हैं। सेमिकॉन इंडिया क्या होता है? पहली चीज तो सेमिकॉन का मतलब है ये सेमीकंडक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सेमीकंडक्टर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? सेमीकंडक्टर से। यानी कि आपने कभी अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ा हो तो इसमें अर्धचालक के संबंधित है। और इनका प्रयोग, सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग आपके चिप बनाने में होता है। किस में होता है? चिप बनाने में उपयोगी होता है। ये चिप बनाने में उपयोगी होता है। किस में उपयोगी होता है? चिप बनाने में। अब दुनिया भर में इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है क्योंकि आप देखेंगे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी आजकल बन रहे हैं, डिवाइसेस बन रहे हैं, उन सब में सेमीकंडक्टर्स की आवश्यकता है।
और क्योंकि उनसे चिप बनाई जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत अभी तक इसका कोई बहुत बड़ा निर्माता नहीं है, लेकिन अब इस अभियान के बाद कई विदेशी कंपनियां भारत से जुड़ना चाहती हैं। तो अब आपसे सवाल पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि ये सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ है। एक समिट हुई है, एक समिट हुई है। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन्हें एक चरखा दे करके इनका स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। अब ये हुआ है आपके गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में ये आपके सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि सेमिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर से संबंधित है, यानी अर्धचालक से संबंधित है, जिसका उपयोग चिप बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके गुजरात के ये सेमिकॉन इंडिया जो गांधीनगर में बात हुई है। गांधीनगर गुजरात की जानते ही हैं आप लोग, कैपिटल है गुजरात की। ठीक है, तो इतनी बात है जो आपको समझनी होगी, जाननी होगी एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे ही सवाल आप देखेंगे। अगला सवाल देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए 345 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है? सैन्य सहायता पैकेज घोषित किया है। अब देखिए, अमेरिका लगातार आप जानते ही हैं सैन्य सहायता पैकेज घोषित करता है, और उन देशों को तो खासकर मदद करता है जो उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट वाले देशों के अगेंस्ट में होते हैं। तो आप देखिए कि भाई अमेरिका इनमें से किन देशों की सहायता कर सकता है। लगभग इन सभी देशों की सहायता अमेरिका कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अभी हाल में किसकी सहायता इसने की है, और 345 मिलियन अमेरिकी डॉलर से की है। तो आप देखेंगे हांगकांग, ताइवान, यूक्रेन, श्रीलंका, ये 4 ऑप्शन है। इन चारों की सहायता लगातार करता रहता है अमेरिका। लेकिन इस बार जो सहायता की गई है वो सहायता की गई है किसके साथ? ताइवान को लेकर के सहायता की गई है। ये किसको दी गई है ये सहायता राशि? ये सहायता राशि दी गई है आपके ताइवान को। आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन को लगातार सहायता दे रहा है। श्रीलंका की इकोनॉमी फेलियर हो गया वहां पर, तो श्रीलंका को लगातार सहायता मिल रही है। हांगकांग लगातार जो यूएसए इसको सहायता देता रहता है, क्योंकि ये भी चाइना का एक पार्ट है और चाइना के लगभग ये स्वतंत्र स्वायत्त क्षेत्र है, इसलिए इसको भी सहायता मिलती है। ताइवान को चाइना क्या कहता है? ताइवान को चाइना अपना बताता है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। इसलिए अमेरिका क्या कर रहा है? इसको भी सैन्य सहायता पैकेज दे रहा है, जिससे ये भी अपनी सेना गठित कर सके, जिससे कि ये भविष्य में यूएस के काम आ सके अगेंस्ट चाइना। ठीक है, तो ये चीज आपको पता हो गई। अब देखिए, अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह अपने सभी जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करेगी? एक योजना है बाल श्रमिक विद्या योजना। बाल श्रमिक का मतलब है कि जो बाल श्रमिक होते हैं, बाल श्रमिक जो हैं, बाल श्रमिक यानी कि 8 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं, 18 साल तक के बच्चे। अब इन बच्चों को, अगर ये बच्चों को क्या करेंगे, कारखानों कहीं मजदूरी करेंगे, कहीं काम करेंगे, तो ये पढ़ नहीं पाएंगे और इनका ठीक से विकास नहीं हो पाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है कि बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। इस विद्या योजना के विषय में बताने से पहले मैं बता देता हूं कि ये योजना शुरू करने वाला, ये योजना का विस्तार करने वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। इसने शुरू की है ये योजना, ये उत्तर प्रदेश राज्य की योजना है और इसका विस्तार कर दिया गया है। अब इस योजना में क्या होगा कि इस योजना में देखिए, इस योजना में एक और खास बात है कि इन बच्चों को क्या दिया जाएगा। चूंकि इन पर पैसे की कमी है, इसी के कारण से ये लोग क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी कि बालकों को और बालिकाओं को दोनों को आर्थिक सहायता देगी। बालिकाओं दोनों को आर्थिक सहायता देगी। बालकों को 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, 1,000 रुपये मिलेंगे प्रति माह, और बालिकाओं को मिलेंगे 1,200 रुपये प्रति माह। 1,200 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। साथ ही ये कहा गया है कि 9वीं, 9th, 10th और 11th पास करने वाले विद्यार्थियों को, जो ये पास कर लेंगे, इनको सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे। सालाना 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इनको सहायता दी जाएगी भाई, इनको सहायता दी जाएगी। और ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विस्तारित की गई है। उम्मीद करता हूं इतनी बातें एग्जाम के लिए याद रखेंगे आप, क्योंकि ये सब बातें भी आ जाती हैं पेपर में। उत्तर प्रदेश के विषय में बहुत सारी बातें हैं, और भी योजनाएं हैं, लेकिन फिलहाल आपके लिए ये योजना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं
कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति से 13वां संशोधन, अब ये 13वां संशोधन क्या है? 13वां संशोधन है संविधान में, उस देश के संविधान में लागू करने का आग्रह किया है। क्या किया है? लागू करने का आग्रह किया है। उस देश के राष्ट्रपति अभी भारत आए थे, भारत की यात्रा की उन्होंने जुलाई माह में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे आग्रह किया कि वो क्या करें, अपने देश के संविधान में वो 13वां संशोधन लागू करें जो अब तक लागू नहीं किया गया है। ये है क्या, इस पर भी बात करेंगे। पहले इसके प्रश्न के उत्तर पर बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जो व्यक्ति हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिनसे अपील की गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, अब ये व्यक्ति हैं कौन? ये व्यक्ति हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? ये व्यक्ति हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे हैं ये। ठीक है, और ये कहां के हैं? ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। कहां के? श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं, आपको उत्तर मिल गया होगा कि ये कहां, किससे अपील की गई है? ये श्रीलंका से अपील की गई है कि वो क्या करे, वो अपने देश में 13वां संविधान संशोधन लागू करे। आपको पता होगा कि 1980 के दशक में क्या हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक समझौता हुआ था। आपको पता हो कि 1987 का जो समझौता है, 1987 में राजीव गांधी गए थे श्रीलंका। राजीव गांधी और श्रीलंका की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। राजीव गांधी सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौते में श्रीलंका की प्रॉब्लम यह है, श्रीलंका में तमिल भी रहते हैं और वहां पर सिंघली भी रहते हैं। ठीक है ना, तो श्रीलंका में वर्चस्व है सिंघली का। वर्चस्व किसका है? सिंघली का। और तमिल कौन है? तमिल है वहां पर भारतीय समुदाय, भारतीय मूल का समुदाय है ये। अब ये समुदाय को कभी अंग्रेज ले गए थे वहां पर काम करने के लिए, जो चाय के बागान हैं उनमें काम करने के लिए, बाद में ये वहीं बस गए। उत्तरी, ये कहां पर हैं? ये हैं आपके उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में। और आप देखेंगे कि इसमें जब संशोधन किया गया तो बात की गई थी कि इनको स्वायत्तता मिले। जो 13वां संशोधन है वो ये प्रदान करता है कि इनको शिक्षा के क्षेत्र में, इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएं, इनको राजनीतिक सुविधाएं मिलें। लेकिन ये संशोधन कभी लागू नहीं हो सका, जिस कारण से श्रीलंका में बाद में लिट्टे की स्थापना हुई। और भारत में क्या लिट्टे की स्थापना हुई श्रीलंका में, और लिट्टे ने क्या किया, वहां पर एक बहुत मतलब हथियारबंद आंदोलन शुरू कर दिया था वहां पर। ठीक है ना, हथियारों के साथ वहां पर आंदोलन शुरू कर दिया था, जिसको लेकर के इस देश में वाकई में बहुत समस्या उत्पन्न हुई। हालांकि अभी श्रीलंका की हालत खुद खराब है, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तमिल और सिंघली, तो ज़्यादा बेहतर विकास हो पाएगा। इसलिए आप अपने संविधान में 13वां संशोधन लागू करें। ठीक है, अब इसी के साथ अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि भाई श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो आप लोग उत्तर दे सकते हैं कमेंट में कि भाई कैपिटल क्या है। तो श्रीलंका की कैपिटल आपके क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम इसकी कैपिटल है। ठीक है, इसकी वाणिज्यिक कैपिटल यानी कॉमर्शियल, जो कॉमर्शियल कैपिटल है वो कौन सी है? वाणिज्यिक राजधानी। कॉमर्शियल कैपिटल अलग है इसकी। कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में जिसे आप पहले जानते थे वो है कोलंबो। ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए इतनी सी और बात। ठीक, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में मचेत माता यात्रा कहां शुरू की गई है? मचेत माता यात्रा कहां शुरू की गई है? मचेत माता यात्रा कहां शुरू की गई है? ये मचेत माता का मंदिर है। मचेत माता मतलब आपकी माँ पार्वती, माँ दुर्गा, इनका मंदिर है ये। और आप देखेंगे कि ये मंदिर कहां पर है और जहां पर ये यात्रा शुरू की गई है, तो ये मंदिर है आपके जम्मू कश्मीर में। कहां पर है ये मंदिर? ये है आपके जम्मू कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है। कहां पर? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, और ये यात्रा यहां पर शुरू की गई है किश्तवाड़ में। ये फेस्टिवल से जुड़े हुए सवाल हैं जो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं कि फेस्टिवल, यात्राएं, समारोह कौन से हुए हैं, वो उससे संबंधित है। तो ये फेस्टिवल संबंधित है आपके ये मचेत माता यात्रा, ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर भारत का एक यूनियन टेरिटरी है। भारत का क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है भारत का। ठीक है ना, क्या है ये? केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलाव हो गया है। पहले ये भारत का राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सारी बातें हैं। आप लोग धीरे धीरे करके इन सब बातों से जुड़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल पाएंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज का करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा होगा। ये छोटी छोटी जानकारी, ये छोटे छोटे प्रश्न आगे आगामी परीक्षाओं में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, जिससे कि और अच्छी वीडियोज़ और अच्छी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।